हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की क्लासेस लेती हूँ मैं, और बहुत ही सारे बच्चे ऐड हो रहे हैं। और थैंक यू आप सभी को, जो बच्चे हमारे जूम मीटिंग पे ऐड हुए हैं, उन सभी को भी। और कहीं ना कहीं उन सारे बच्चों को भी मैं बोलूँगी जिन्होंने वीडियोस को बहुत प्यार दिया है। और जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ उससे काफ़ी मुझे मतलब सारे लोगों ने बोला है, फीडबैक बहुत अच्छा दिया है। तो मतलब मुझे मुझे बहुत खुशी है, वीडियोज़ मैं बनाती हूँ और जो भी कंटेंट मैं आपको देती हूँ, आपको अच्छा लगता है। बेसिकली ये कंटेंट ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा के आपको दे दी हूँ। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोगों से पूछ के, और मैं भी काफ़ी कुछ जान रही हूँ, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए बेसिकली जितने भी पेपर के कराए गए हैं पिछले सालों में, और जो मेन लोग कराते हैं बेसिकली वो मेरे कुछ रिलेटिव भी हैं, तो इसलिए मुझे आइडिया है इन चीज़ों का। तो मैंने वीडियोस बनाए थे और काफ़ी लोग देख रहे हैं, और उससे जूम मीटिंग जो क्लास में लेती हूँ जूम पे, वो ऐड हो रहे हैं। तो अगर आपको ऐड होना है तो आप हमारे कमेंट में कमेंट भी कर दीजिएगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करती हूँ उस वीडियो से आपका एग्ज़ाम ज़रूर से निकल जाएगा, ये डेफिनेटली मेरी गारंटी है। तो फिलहाल जो मैंने पार्ट 1 वीडियो डाल दिया था, बेसिकली जो भी एएनएम की प्लेलिस्ट है वो आप देख लीजिएगा। आप उससे जितने भी मैंने वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं वो सारे वीडियो देखिएगा। आपके एग्ज़ाम तक जितने भी मैं वीडियो हर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जैसे-जैसे या हर दिन वीडियो डाल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एएनएम के मैं बिल्कुल बैक टू बैक कई सारे वीडियो डाल रही हूँ कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़े। जो मैं वीडियो डाल रही हूँ वो 1-2 दिन के गैप में डाल रही हूँ। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आपने उतना काम कर दिया है ना, बस आपका एग्ज़ाम उसी से क्वालीफाई हो जाएगा। तो अगर आप नर्स, एएनएम या सीएचओ या जीएनएम इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ये वीडियो ज़रूर से देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 हमने आपको करा दिया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जिस बेसिकली प्रैक्टिस सेट 1 का ही हम जो 50 क्वेश्चंस थे वो हमने किए थे, और 50 क्वेश्चंस जो बचे हैं वो आज के इस सेशन में करेंगे। तो पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट 1 का मैंने करा दिया था। अब ये पार्ट 2 है प्रैक्टिस सेट 1 का। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं और आज के सेशन में हम 50 क्वेश्चंस सारे कंप्लीट करेंगे। और ट्रस्ट है अगर आपको, तो आप बस जितना मैं आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड करती हूँ ना, बस आपको सिर्फ उतना ही देखना है, क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन के डायरेक्टली ऐसे ही बता देती हूँ आंसर। उस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझा देती हूँ, इन केस अगर एग्जाम में आता है तो आप भूलें ना। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई ऑप्शन और पूछ लिया जाए तो आपको ना आ रहा हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप अगर हमारे वीडियोस देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपको ज़रूर से आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ भरोसा अगर करना है तो आप हमारे वीडियोस देखिए। आप हमारे वीडियोस से ही अपना एएनएम का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ये मैं गारंटी देती हूँ। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अभी हम शुरू करते हैं। तो 51 50 तक हमने करा दिया था। लास्ट हमारा 50 क्वेश्चन ये था, जस्ट अ सेकेंड। ये क्वेश्चन था फोटोथेरेपी के दौरान, जो ये क्वेश्चन था ये था। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 51 पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवजात हाइपर बिलीरुबिन मिया की जटिलता है। तो बेसिकली इसमें लिखा हुआ हेपेटाइटिस और एक्टेरस, कॉन्किटीरस और डाउन सिंड्रोम। तो बेसिकली जो कॉन्किटीरस है वो नवजात शिशु में हाइपर बिलीरुबिमिया की जटिलता है। सबसे पहले ये समझ लो, हम समझा देते हैं। जो ये कॉन्किटीरस है ये एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर होता है, जिसमें बेसिकली जो आपका ब्लड है, मतलब जो खून है, उसमें बिलीरुबिन का बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है। ठीक है, और इसका अगर सही टाइम पर आप इलाज नहीं कराओगे तो इसमें आपके मस्तिष्क से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर बोला गया है कॉन्किटेरस जो है ये नवजात हाइपर बिलीरुबिनिया की जटिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि शिशु में सशक्त की प्रक्रिया क्या है। तो शिशु में सशक्त की प्रक्रिया नाक से पहले मुंह। इसका मतलब ये है कि जो शिशु है उसमें ये प्रक्रिया तब होती है जब उसकी नाक में जुखाम, बुखार और पीएसवी जैसी बीमारियों के कारण म्यूकस एकत्रित हो जाता है। म्यूकस का मतलब जो हम लोग बोलते नहीं कि बहुत ही ज्यादा नाक जाम हो गई है ना। तो उसकी वजह से शिशु क्या करता है बेटा, वो सांस नहीं ले पाता है। ठीक है, खाने पीने में भी उसको समस्या होती है। तो वो जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनके जो नाक में रुका रहता है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, लिख लेना, म्यूकस। तो वो जो म्यूकस है ना, तो वो बच्चे छोटे होते तो वो निकाल नहीं पाते, तो उसको सिरिंज की सहायता से निकाला और साफ किया जाता है। ठीक है, तो सक्शन की जो प्रक्रिया है, सक्शन की प्रक्रिया हमारी नाक से पहले मुंह की होती है। ठीक है, तो मुंह से फिर वो ड्रॉप के थ्रू दिया जाता है।
ठीक। नेक्स्ट है कि नवजात में फोरामेन ओवल के बंद होने का कारण क्या है। तो बेसिकली जो नवजात है उसमें फोरामेन ओवल होता क्या है। तो अगर आप भ्रूणावस्था को जानते हो तो भ्रूणावस्था में इसी स्थान पर फोरामेन ओवलिस नाम का छिद्र होता है। फोरामेन ओवल जो है उसके बंद होने का कारण पूछा गया है, तो फुफ्फुस धमनी के रक्त प्रवाह में वृद्धि। ठीक। तो इसमें बोला गया है कि जब यहाँ पर जन्म जब होता है, जन्म के बाद बच्चे के सबसे पहले जब वो सांस लेता है उसके उपरांत ये बंद हो जाता है। ठीक है। और नवजात शिशु के फोरमेन ओवेलिस के बंद होने के कारण जो है वो फुफ्फुस धमनी में रक्त प्रवाह की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेंटिलेटेड रोगियों को कितनी बार मौखिक देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। जो वेंटिलेटेड ये जो पेशेंट होते हैं, अचेत पेशेंट जो होते हैं, उनको हर 4 से 6 घंटे के अंतराल में ओरल केयर उनकी करनी ही चाहिए, मतलब उनकी ओरल देखभाल करनी ही चाहिए। और इस देखभाल के द्वारा जो ओरोफेरिंजियल स्राव होता है उसको निकालने के लिए, मतलब उसको निकालना भी चाहिए, उसको साफ भी करना चाहिए हर 4 से 6 घंटे के बीच में। अल्कोहल के दुरुपयोग का आकलन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम केज उपकरण का उपयोग करते हैं। बेसिकली जो ये केज प्रश्नावली है ये एक संक्षिप्त और चिकित्सक प्रशासित उपकरण है। इसका उपयोग नई नई तरह की नैदानिक सेटिंग में शराब की समस्याओं के लिए स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हाँ या ना, अगर झूठ बोल रहा होगा तो हरे कलर का, लाल कलर का, अगर सही बोल रहा तो हरे कलर का हो जाएगा। इसमें बेसिकली 1 मिनट से कम समय में ये पता चल जाता है कि उसने दारू पी है या नहीं पी है, नशा किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगी का क्लिनिकल रिकॉर्ड इनमें से कौन सा है। अगर बात करेंगे हम रोगी के क्लिनिकल रिकॉर्ड की बच्चा, तो किसी अस्पताल में मरीजों का रिकॉर्ड प्रवेश और निकास के फाइलों में रखा जाता है। मतलब कि जो इनटेक और आउटपुट चार्ट होता है उसमें रखा जाता है, जिसके द्वारा मरीजों की जो संख्या है उसके बारे में ज्ञान होता है। ठीक है। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी चार्ट में नर्सों की तैनाती स्टॉक रजिस्टर में अस्पताल में आए हुए वस्तुओं द्वारा जो रिकॉर्ड है वो किया जाता है। और कर्मचारी प्रदर्शन जो है वो रिकॉर्ड रजिस्टर में अस्पताल के कर्मचारियों की उपस्थिति को बताता है। तो ये अलग अलग तरह के रजिस्टर अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। ये जो यहाँ पे ऑप्शन लिखे थे ना मैंने, उनका भी बता दिया कि नर्सिंग स्टाफ स्टॉक रजिस्टर और कर्मचारियों के लिए क्या, तो बेसिकली जो प्रवेश और निकास है वो रोगियों के लिए करा जाता है। नेक्स्ट है बक एक्सटेंशन ट्रैक्शन क्या है। तो बक एक्सटेंशन ट्रैक्शन जो है इस उपचार में पैर का जो निचला हिस्सा होता है उस पर त्वचा फटने लग जाती है, तो त्वचा ट्रैक्शन देकर मरीज को राहत दी जाती है। तो अगर आप बात करोगे कौन सा इसका आंसर सही है, तो इसका पैर के निचले हिस्से पर त्वचा ट्रैक्शन दे करके, तो इसको आंसर ये देंगे। नेक्स्ट है जब दस्त 14 दिनों से अधिक समय तक रहता है तो वो क्या बन जाता है। तो वो लगातार दस्त बन जाता है। देखो पेचिश हो नहीं सकता, तीव्र पानी जैसा दस्त हो नहीं सकता, 14 दिनों से अधिक बोला गया है, तो 14 दिनों से अधिक मतलब लगातार दस्त हो जाएगा। तो इसमें तो हमें नहीं लगता कि कोई भी टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि मधुमेह मेलाइटिस आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है। तो बेसिकली जो मधुमेह मेलाइटिस है वो शर्करा मेह के द्वारा पहचाना जाता है। ये बेसिकली शर्करा की, मतलब शुगर की अधिकता की वजह से ये रोग होता है। और मधुमेह रक्त में जो शर्करा है, जो शुगर लेवल की मात्रा है उसको निर्धारित करता है, जो कि अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं, जो बीटा सेल्स होती हैं उससे स्रावित होता है। और इसकी पहचान ग्लाइकोसूरिया से किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथों की शरीर के मध्य रेखा की ओर गति को क्या कहते हैं। हमने आपको बताया है बेटा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बेटा ये पूछा भी गया है कि हाथों के शरीर के मध्य की रेखा और की गति को अडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अडक्शन कहते हैं। ये तो मुझे लगता है कि बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है नाक से रक्त बहना। तो नाक से जब भी रक्त बहे तो समझ जाओ कि भैया वो एपिस्टैक्सिस हो रहा है। क्या हो रहा है? एपिस्टैक्सिस, मतलब फर्स्ट नंबर आंसर सही है। इसे तब महसूस किया जा सकता है जब नाक से रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में सामान्यतः कैंसर कहाँ पाया जाता है। तो देखो अगर बच्चों की बात करोगे तो बोन मैरो में, मतलब अस्थि मज्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। तो जो हमारा बच्चों में कैंसर
पाया जाता है वो अस्थि मज्जा में पाया जाता है, मतलब बोन मैरो में पाया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं कि कैंसर शरीर के कई सारे भागों में जो सामान्य सेल्स होती हैं उनके अनियंत्रण वृद्धि की वजह से होती है। जैसे कुछ सेल्स हैं वो पूरी तरह से अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। अगर सामान्य परिस्थितियों में देखोगे, सामान्य सिचुएशन में सेल्स को देखोगे तो सेल्स का एक नियंत्रण तंत्र होता है, ठीक है। कभी कभी सामान्य कोशिकाओं के अंतर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते, ठीक है, और उसकी वजह से काफ़ी कोशिकाओं पर असर पड़ता है, ठीक है, और यही कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन जाता है। तो बचपन में कैंसर होना चाइल्डहुड कैंसर कहलाता है, और बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रकार वयस्कों की तुलना में अलग तरह के होते हैं। जैसे कि ल्यूकीमिया समझ लो, ब्रेन समझ लो, और सिस्टम ट्यूमर समझ लो, लिम्फोमा समझ लो, बोन कैंसर समझ लो, ये सब बच्चों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नक्सीर के उपचार में सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, लेकिन एक को छोड़ के, सिवाय किसके? तो अगर नसीर की बात करोगे तो खुद से देखो, रोगी की गर्दन को झुकाकर बैठाए रखना सही बात है, मतलब अगर झुका कर बैठोगे ना तो ज़्यादा आसानी रहेगी, आपके ऊपर नहीं आएगा। नाक को पिंच करके दबाव बनाना। फिर लिखा हुआ है नाक को ऊपर की तरफ रखना, ठीक है। रोगी को छींकने की अनुमति देना, ठीक है। रोगी छींकेगा नहीं, ठीक, तो ये इसको छोड़ना पड़ेगा। रोगी को उस टाइम पे छींकना है, पता चले बहुत तगड़ा वाला, बहुत तेज से खून निकलने लग जाए, तब समस्या हो सकती है। लिखा हुआ है ज़ेरोफ्लैथीमिया या जीरोफ्थैल्मिया, इसको निम्नलिखित में से किस विटामिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो जीरोफ्थैल्मिया को बेटा हमेशा और हमेशा जो विटामिन ए है इसके द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी का मतलब बेटा कॉर्निया, जो आँख होते हैं ना, आँख, उसमें सूखा, मतलब बहुत सूखी सूखी सी आँख जैसे फील होती है। एंटी बेरी बेरी फैक्टर कहलाता है। तो अगर एंटी बेरी बेरी पूछ लिया जाए तो आप सी नंबर आंसर करके आएंगे। B1, बेरी बेरी B1 में होता है। और इसे क्या, इसे अगर हम बात करेंगे, बेरी बेरी का अर्थ होता है चल नहीं पाना, ना चल पाने की वजह से ये होता है प्रॉब्लम। घातक रक्ताल्पता किसकी कमी की वजह से होता है? भैया ये विटामिन B12, जब भी घातक रक्ताल्पता आ जाए विटामिन B12 पे आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी वजह से जो रेड BC होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ना बच्चों, वो कम हो जाती हैं। मानव दूध में 100 मिलीलीटर में कितना प्रोटीन मौजूद होता है? तो अगर मानव शरीर में मानव दूध में जो दूध होता है वो 100 मिलीलीटर में कितना प्रोटीन होगा? तो अगर उसकी बात करोगे तो 1.2 ग्राम का प्रोटीन होगा, ठीक है। मानव दूध में प्रोटीन को मट्ठा और कैसीन के अंशों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक में विशिष्ट प्रोटीन और पेप्टाइड की उल्लेखनीय सारणी भी होती है बेटा, याद रखना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया, मतलब कि एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शामिल है? तो जब भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, हम आपको कुछ लिखवा देते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में बेटा जो लाइपेज एंजाइम है वो यूज होता है, ठीक है। जो लैक्टेज है, लिख लीजिए कि लैक्टेज जो है वो दुग्ध पाचन, मतलब जो भी डेयरी प्रोडक्ट होंगे उनके पाचन के लिए ये लैक्टेज यूज किया जाता है। सुक्रेज जो होता है ना बेटा, इसमें बोला गया है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शामिल नहीं है, तो लाइपेज शामिल नहीं है, ठीक है। सुक्रेज जो है ना वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज, जो सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। सुक्रोज को देखो, सुक्रेज जो एंजाइम होता है ना बेटा, ये सुक्रोज को, ये भी एक शुगर का ही पार्ट है, इसको फ्रक्टोज, ठीक है, इसको फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है, दो भाग बनाता है, ठीक है। अधिकतर जानवरों की आंत में पाया जाता है ये सुक्रेज, ठीक। अगर बात करोगे एमाइलेज की, तो बेटा एमाइलेज मंड का पाचन करता है, ठीक है, शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, मंड का पाचन कर देता है और शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारे मुंह में सलाइवा होती है ना, लार, उसमें पाया जाता है। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज बेटा वसा का पाचन करता है, अग्न्याशय, अमाशय और मुंह में ये उपस्थित होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एनीमा देते समय रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए? तो जब भी एनीमा दिया जाता है ना तो रोगी को सिम्स स्थित में रखना चाहिए। मतलब कि एनीमा चिकित्सा की एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसके अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति के गुदा द्वार के माध्यम से निचली आंत में तरल पदार्थ को इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है। तो एनीमा देते समय सिस्म स्थिति पर रखना चाहिए उसको।
डिप्थीरिया का निदान करते हुए कौन सा परीक्षण करना चाहिए? तो बेटा डिप्थीरिया की जब भी बात कर दी जाए तो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि डिप्थीरिया में हमारा कौन सा आता है बेटा? शिक परीक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चिक परीक्षण, शिक नहीं चिक परीक्षण, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है कि ओरल म्यूकोसा की सूजन। एक मिनट रुक जाइए, देख लें कौन सा परीक्षण। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बिल्कुल सही है। फिर बोला गया है कि ओरल म्यूकोसा की सूजन को क्या कहते हैं? तो ओरल म्यूकोसा की सूजन को बेटा स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सूजन को स्टेमेटाइटिस कहते हैं और इस अवस्था में मुंह में दर्दनाक सूजन और घाव होता है, ठीक है। तो मुख शोथ किसी रोग, संक्रमण, एलर्जिक प्रतिक्रिया या उल्लेखी जो पदार्थ होते हैं या रसायनों के कारण होता है। और इसके लक्षणों में होंठ जो है, जीभ जो है, गाल है, इस पर सफ़ेद और पीले कलर के छाले धब्बे जैसे हो जाते हैं और जलन भी पड़ने लग जाती है, ठीक है। तो इसकी सूजन को हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। नाल के अवरोध को पार नहीं करने वाला पदार्थ, सी आईजीएम। आईजीएम का मतलब होता है बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ठीक है। ये एक आइसोटॉप होता है जो कई तरह के एंटीबॉडी का वर्टिब्रेट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और ये सबसे बड़ा एंटीबॉडी है। लिख लीजिए, सबसे बड़ा एंटीबॉडी कौन सा है? आईजीएम। और सबसे पहले एंटीजन पर प्रतिक्रिया भी बेटा यही करता है, ठीक है। तो मनुष्यों और जानवरों के स्तनधारियों में यह तिल्ली और प्लाज्मोब्लास्ट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये आईजीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन एम बोलते हैं। नेक्स्ट है कि श्रवण नहर को मध्य कर्ण से अलग करने वाली झिल्ली। तो भैया श्रवण नहर को मतलब जो हमारे सुनने की जो प्रक्रिया है, इसको मध्य कर्ण से अलग करने वाली प्रक्रिया जो झिल्ली है वो कान का पर्दा होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। कोई भी चीज़ हम डालते तो हम बोलते नहीं है कि भैया कान के पर्दे ना फट जाएं, ध्यान से करना, आवाज़ ज़्यादा ना सुनो वरना कान के पर्दे फट जाएंगे, उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बेटा आप। नेक्स्ट यहाँ पे बात करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है। तो जब भी कीमो की बात आए तो कीमो से आप तुरंत के तुरंत दिमाग में लेके आइएगा कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे किसकी बात हो रही होगी? कैंसर की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसका एजेंट मतलब कौन सी मेडिसिन दी जाए। तो मेडिसिन अगर कीमो के लिए बात करोगे ना तो सिस्प्लेटिन है, सिस्प्लेटिन मेडिसिन को दिया जाता है, कीमो थेराप्यूटिक एजेंट है ये। तो इसको कैंसर के लिए दिया जाता है कि कैंसर का उपचार हो सके, ठीक है। तो ये याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि कौन सी जांच डिप्थीरिया के लिए करी गई है? तो चिक जांच, अभी हमने ऊपर बताया भी। नेक्स्ट एक संपूर्ण फेफड़े को हटाने को किसके रूप में जाना जाता है? तो जो फेफड़ा होता है उसके ऊपर झिल्ली होती है, ठीक है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो उसको बेटा न्यूमोनेक्टॉमी। तो न्यूमोनेक्टॉमी जो है इस नाम से जाना जाता है। तो संपूर्ण फेफड़े को हटाने के किस रूप में जाना जाएगा? न्यूमेक्टॉमी। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो फेफड़े के चारों तरफ झिल्ली है ना उसका अस्तर हटा दिया जाता है। कौन से प्रोटीन को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? अच्छा खुद से देख लो, सुरक्षात्मक प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन होंगे, वो हर तरह की प्रोटेक्शन देंगे ना, तो उन्हीं को उनके बाहरी पदार्थों को प्रवेश ना किया जाए अपनी बॉडी के अंदर, जो भी हानिकारक हैं शरीर से बचाया जा सके, इसलिए प्रोटेक्टिव प्रोटीन जो हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है। अच्छा B3 को क्या कहते हैं? बी थ्री को बेटा नियासिन कहते हैं, ठीक है। B3 को नियासिन कहते हैं और ये नियासिन जो है ना, ये B3 क्या करता है? ये पाचन क्रिया, त्वचा और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में कई सारे एंजाइम को उनका काम करने में मदद भी करता है, ठीक है। जो B3 है ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट इसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। लिख लेना, हम तो कह रहे हैं कॉपी पेन लेके लिखा करो, हमारे बच्चे लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या है? क्वाशियोरकर। भैया क्वाशियोरकर प्रोटीन की वजह से होता है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है मुलायम मुलायम से खींचे हुए बाल। देखो प्रोटीन की कमी होगी तो हो सकता है कि भैया बाल टूटने लग जाए, प्रोटीन वगैरह अच्छे से नहीं दाल वाल पियोगे। निचले अंगों और भुजाओं में मतलब पैर वैर दर्द होने लग जाए। अपर्याप्त भूख, पता चले भूख भी ना लगे। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट लिखा है ना, बंदर जैसा चेहरा, तो भैया क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी होगी तो बंदर जैसा चेहरा हमारा क्यों बनेगा? तो यही गलत है यहाँ
पर, ठीक है, याद रखना। तो क्वाशियोरकर में क्या होता है, बच्चों की वृद्धि देरी से होती है, पेट में सूजन आ जाती है, बिना कारण के वजन बढ़ने लग जाता है, कभी कभी कम भी होने लग जाता है, भूख नहीं लगती है, हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है, बाल घिझड़ने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में रक्ताल्पता सामान्य रूप से पाया जाता है। तो जब भी रक्ताल्पता मतलब एनीमिया की बात करोगे, एनीमिया 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 की बात करोगे तो इस पर निम्न आय वर्ग की महिलाओं में ये पाया जाता है, मतलब लोअर एज ग्रुप की, जैसे कि हम लोग का समझ लो, हम जैसे कि 25-26 साल भैया, है ना। तो जैसे कि अगर आप देखोगे ना तो 21 से 25-25 के साल के, या मतलब 20 से 25 साल की उम्र की जो महिला बच्चियां होती हैं, है ना, तो उनके बीच में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भैया उनके में खाने पीने की कमी हो जाती है, खान पीन की व्यवस्था उनकी ठीक नहीं रहती है, कहीं बाहर का खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, है ना। अगर बात करोगे बहुप्रसवा महिलाएं, भैया वो काफ़ी मैच्योर हो जाती हैं, चाइल्ड होल्डिंग वोमेन, अब बच्चा उनका होगा तो वो सोचेंगे कि हम अच्छा खाएंगे तो बच्चे पे भी असर अच्छा पड़ेगा, है ना। अन्य सभी विकल्पों वाली महिलाएं जो ये लिखा हुआ है। तो अगर निम्न आय वाली महिलाएं देखोगे तो जो कम एज वाली लड़कियां होती हैं वो देखो ज़्यादा खान पान पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, है ना। तो सामान्य रूप से महिलाओं में रक्ताल्पता मतलब कमी होती है, जो रक्त मतलब जो मंथली जो महीना आता है वो रुकने लग जाता है, मासिक धर्म रुकने लग जाता है। तो वो क्यों होता है, एनीमिया क्यों हो जाती है, खान पीन अच्छा नहीं होता है ना। खान पीन अच्छा नहीं होगा तो उसके अंदर खून नहीं होगा, खून का मतलब आरबीसी नहीं होंगी, तो अगर आरबीसी नहीं होगी तो इंसान परेशान हो जाएगा, है ना। पीलापन होने लग जाएगा, सांस फूलेगी और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और चक्कर आने लग जाएगा, सिर घूमना शुरू हो जाएगा, हृदय बहुत तेज से धड़कने लग जाएगा, ठीक है। महिला में मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है। तो जब भी ये हो तो समझ जाना कि रजो निवृत्ति बोलना इसको, है ना। रजो निवृत्त बोलो या फिर मेनोपॉज बोल दो, ठीक है। तो रजो निवृत्त या मेनोपॉज बोल दो। तो ये क्या होता है, स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की आयु में के मध्य में अंडाशय जो होते हैं, देखो हमारे अंदर ना, देखो आप लोग महिला हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन से हार्मोन से बच्चे पैदा होते हैं, कौन से हार्मोन आपके अंदर होते हैं जिससे कि ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स होते हैं ये आते हैं। तो आपके अंदर एक तो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा ना प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये दो ऐसे हार्मोन होते हैं ना जो महिलाओं के होते हैं बिल्कुल तरह से। तो हमारे यही सारा खेल जो है ना, पीरियड्स आना, है ना, जो मासिक धर्म होता है, मासिक चक्र होता है, ये आता है, बच्चे पैदा होते हैं, रुकता है, सारा इन्हीं का किया धरा है। अगर पीरियड्स नहीं आए समझ लो कि इन दोनों हार्मोन में कोई समस्या हुई है। पीरियड्स आ गए तो समझ लो ये हार्मोन बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है। और पूरी तरह से खत्म हो जाए मतलब ये हार्मोन की कमी हो गई है, ठीक। तो 40 से 50 वर्ष की आयु में क्या होता है, ये हार्मोन जो है ना वो कम हो जाते हैं, है ना, ये खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारा वो मासिक जो चक्र है वो कम मतलब उसकी प्रक्रिया बंद हो जाती है, क्योंकि अंडे नहीं बनते, अंडाणु जनन नहीं होता इस वजह से। नेक्स्ट है कि एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा, लेकिन किस चीज़ को छोड़ के। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो गर्भावस्था जो है बेसिकली यह स्थानिक गर्भावस्था और वैस्कुलर मोल, इन तीनों स्थितियों में एक महिला का सीरम और मूल HCG के सकारात्मक परीक्षण के लिए उत्तरदायी है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना, काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। नेक्स्ट है कि गर्भावस्था के दौरान चेहरे में बढ़े हुए रंजकता को क्या कहते हैं, जो हमारे दाग धब्बे जैसे पड़ने लग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लोसमा। अच्छा, क्लोसमा को ही बेटा पता है मेलासमा भी बोलते हैं, अगर मेलासमा कहीं लिखा हो तो इस पे भी टिक करके आ जाना, ठीक है। यह एक साधारण समस्या होती है जिसमें मिलैनिन नाम का एक हार्मोन होता है, ये गर्भावस्था के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्रावित होने लग जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर भूरे रंग के धब्बे पड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कि यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसे निम्न द्वारा हटाया जाता है। अच्छा, अगर बोला गया है
मैनुअल विधि सुने हो, मैनुअल विधि में बिना किसी चीड़-फाड़ के डॉक्टर अपने हाथ से ही बच्चे को अच्छे से निकालने की कोशिश करता है, ठीक है? उसको मैनुअल विधि कहते हैं। तो यदि किसी स्थिति में प्रसव मतलब जन्म के बाद प्लेसेंटा शरीर से बाहर नहीं निकलता है, वही बोला गया है, ठीक है? तो ऐसे प्रसव के कुछ समय लगभग आधे घंटे के अंदर बिना चीड़-फाड़ के ही डॉक्टर अपने हाथों का प्रयोग करके बहुत सावधानी से प्लेसेंटा को मतलब बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्लेम्पसिया के उपचार के लिए हम बता रहे हैं, आपको परेशान मत होना। उपचार के लिए ड्रग्स क्या होने चाहिए? देखो एक्लेम्पसिया ना एक गर्भावस्था का ही बीमारी होता है। इसमें गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप बढ़ना, बहुत ज़्यादा खून निकलना, पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बढ़ना, ये सब समस्याएं हो जाती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए क्या प्रयोग करोगे? अच्छा खुद से सोचो, गर्म पानी लगाओगे तो जलन नहीं पड़ेगी। सादे पानी की पट्टी करोगे, इतना असर नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा बर्फ़ की पट्टी से करोगे, है ना? वो ठंडा होता है, आपके अंदर के जो भी मसल्स हैं उनको कौन रोक सकता है? बहुत ही ठंडा टेम्परेचर, ठीक है? तो बर्फ़ की पट्टी रखोगे तो ज़्यादा जल्दी वो ठीक रहेगा, ठीक है? तो इसके अलावा घुटने, जोड़ों, पैरों में दर्द है तो बर्फ़ से सिकाई कर लो, ठीक हो जाएगा। लिखा है इम्यूनोग्लोबुलिन निम्न में से कौन सा है? बेसिकली मानव दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? तो हमेशा याद रखना आईजीए। आईजीए महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मानव शरीर और उसके रक्त प्रवाह के कीटाणुओं को प्रवेश करने से रोकता है और बच्चे के श्वसन और आंतों की सहायता करता है ना? जो बैक्टीरिया वगैरह होती है ना, उनसे ये बचाता है। शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ कब से करना चाहिए? तो जब भी पूरी तरह से आप अगर खाना देना चाहते हो, तब जब उसको 6 महीने कंप्लीट हो जाए, तब उसको दे दो। बेसिकली शिशु को दूध के अलावा जो भी आप खाने-पीने की चीज़ें दोगे, उसको भोज्य पदार्थ कहेंगे, ठीक है? तो अगर पूरी तरह से खाना देना है, आहार पूरा देना है, तो 6 महीने के बाद दे दो। फिर लिखना है सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? भैया वो नया-नया बच्चा आया हुआ है तो 20 से 21 घंटे लेता है। 3 माह का होता तो 19 घंटे लिख लो। 3 माह का होता 19 आवर्स, ठीक है? और अगर 6 माह का होता तो फिर 18 घंटे, है ना? 18 घंटे। और अगर वो 12 महीने का होता तो समझ जाओ वो 16 घंटे सो रहा है। बस खत्म बात। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बता देंगे। लिखा हुआ है ओवम का पीरियड कितना होता है? तो देखो ओवम का पीरियड 0 से लेकर के 2 हफ्ते तक का होता है ना? ये इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी ज़्यादा याद रख लेना। मतलब जो आपके पीरियड्स आते हैं उसका टाइमिंग। नेक्स्ट है वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है। वह अंग, देखो अंग की अगर बात करी जाए तो गर्भनाल बात करना, ठीक है? गर्भनाल को ही जो ये अंग के द्वारा जो भ्रूण होता है ना, मतलब एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, एम्ब्रियो, इससे इसको माता के रक्त से पोषण मिलता है। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की बताई गई उपयुक्त मात्रा है। फॉलिक एसिड, बेसिकली अगर फॉलिक एसिड पूछा जाए तो हमेशा याद रखना बेटा कि 400 mg, मतलब फॉलिक अम्ल मनुष्यों और जानवरों और पक्षियों में पोषणहीनता से उत्पन्न होने वाले रक्ताल्पता को ठीक करता है और यह सूक्ष्म जीवाणुओं में वृद्धि कारक की तरह काम करता है। और गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की उचित मात्रा 400 माइक्रोग्राम रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु के उचित विकास के लिए उचित आहार के लिए संतरा, सेब, नारंगी, अंगूर, अमरूद ये सब देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार भैया 350 से लेकर के 350 ग्राम होता है, ठीक है? मस्तिष्क का भार उसके, ठीक है? तो गर्भावस्था के दौरान बेसिकली जो शिशु होता है ना, जो बच्चा जन्म लेता है, तो शिशु का सिर उसके पूरे शरीर का 1/4 होता है। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन बेटा, तो जब भी ऐसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन 700 पे लगा के आना, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो घेंघा नियंत्रण दिवस है जिसको आप गोइटर बोलते हो, गोइटर, ठीक है? ये गोइटर जो है राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? तो ये 1962 में शुरू किया गया था सबसे पहले। बोला गया है किस योजना को बच्चों को भरपूर सेवा देने का उद्देश्य रखती है? तो आईसीडीएस। आईसीडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ग्रेटेड ग्रेटेड चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है?
ये इसका पूरा नाम ये है, ठीक है? तो ये तब मतलब इस ये एक ऐसी योजना है, ये बच्चों की भरपूर सेवा देखने का देने का उद्देश्य देती है। तो आईसीडीएस में पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण में कितना कैलोरी और कितना ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना चाहिए? तो ये बेसिकली हमारा 300 कैलोरी और 8 ग्राम का प्रोटीन इसने बोला था कि हम कंप्लीट कराएंगे। मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो भैया मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है, ठीक है? इसे रिकेट्स विरोधी विटामिन भी कहा जाता है और यह कैल्सीफेरॉल और कोलफेल्सिफेरोल 2 रूपों में पाया जाता है और यह विटामिन ताप, क्षार और वायु के प्रति स्थिर है। वसा के साथ उपस्थित स्टिरॉल पर सूर्य के अल्ट्रावायलेट प्रकाश पड़ने से विटामिन डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप के मरीज को किस मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप है ना, तो सोडियम मतलब बीपी हाई है तो सोडियम मतलब नमक का कम यूज़ करना चाहिए। शरीर में पानी की कमी का कारण क्या हो सकता है? शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना। मतलब शरीर में पानी की कमी तभी हो सकती है जब हमारे शरीर से जो बुखार जैसे लवण निकल गया, जो बुखार, अत्यधिक एक्सरसाइज, हीट एक्सपोजर, डायबिटीज़, इन्फेक्शन, इसके कारण बाहर जो पानी वगैरह लवण वगैरह निकल जाता है ना, इसकी वजह से ये होता है। तो मानव शरीर का लगभग 75% भाग पानी से ही बना होता है। अतः पानी की कमी से थकान होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, कब्ज होता है, अस्थमा होता है, स्किन आदि समस्याएं होने लग जाती हैं, ठीक है? तो ये आपका पहला आंसर सही है। तो मुझे लगता है ये 50 क्वेश्चंस में हमें नहीं लगता कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हुई होगी। मेरे हिसाबों से सारे क्वेश्चंस बहुत ही सही तरह से मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन होता है और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहता है या नहीं, ओके? और अगर आपको क्लासेस मुझसे लेनी है पर्सनली, जिस पे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, तो आप मेरे से कमेंट में कमेंट कर देना। मैं आपको जूम मीटिंग के जो ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दूँगी, जिससे कि जब भी क्लास होती है तो आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।